राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम खास तौर से एडवांस और अर्थमेटिक का बैलेंस लेकर आप लोगों के सामने हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन जहां हमें भी कुछ सिखाना पड़े और जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेशन है, जो हम स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर की बात किए हुए। हम ये कोशिश करेंगे आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो, आप हमारे साथ जुड़ें तो आपका मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज हो, आपको फॉरवर्ड बहुत नहीं करना पड़े। स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से लेबर इंस्पेक्टर का है, जो आपके वैकेंसी में एडेड है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे तो ये सर्व समीका होती है, सबसे खास जो सर्व समीका होती है वो सर्व समीका होती है, वो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सर्व समीका होती है, ये हमें याद है, अच्छी बात है। अगर ये याद है तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम उस तरफ ले जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जब हमें ये याद है, थोड़ा बहुत मैथ्स बैकग्राउंड से है या इनिशियल हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा का बिल्कुल व्युत्क्रम उल्टा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब जिन लोगों को इनमें प्रॉब्लम आता है, सर ये याद नहीं होता है, तो आप लोगों के लिए एक आसान तरीका है कि आप लाल बटा कक्का के साथ में LALKKA, लाल बटा कक्का के साथ में, ये सभी को याद रहता है। और ये तो हम मान के चलेंगे, आप भले बोलो सर नहीं याद है, इसके अलावा बताओ, नहीं ये याद रहता है सभी को, ये हम मान के चलेंगे। इसके साथ वैल्यूज याद कर लेना और वो वैल्यूज हम निकालना सिखाए हुए हैं, और आप याद करना उन वैल्यूज को। उन वैल्यूज के बेसिस पर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम इसमें वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू किसकी पुट कर दें, हम थीटा की वैल्यू पुट कर दें, कोई भी जो हमारा मन चाहता है। जैसे हमारा मन चाहा यहाँ पे कि हम 30 पुट कर देते हैं, 30 पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस 30 वही होता है जो साइन 60 होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो 1 माइनस √3/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक 30 अगर हमें करना है तो साइन 30 का उल्टा। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, और 1/2 का उल्टा करेंगे 2/1, लेकिन क्या है स्क्वायर, 2/1 का स्क्वायर 4/1, तो ये हो जाएगा 4/1। 4 यहां जाएगा, 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा और नीचे बचेगा 4, और ये 4/1 कैंसल आउट होगा, क्या बचेगा 1। यहां से भी आपका आंसर 1 आ रहा है। आप और दूसरी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है क्वेश्चन और ऑप्शन में कहीं भी 0 और इनफाइनाइट ना बने। मतलब हमें वैल्यू पुट करना है 30, 45, 60, अपना काम हो जाएगा इस क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में भी, अधिकांशतः क्वेश्चन में अपना काम हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, यदि a + b/2 इज इक्वल टू 4 है और ab इज इक्वल टू 7 है, तो a माइनस b हमसे पूछ रहा है। तो पहले तो हम लिखेंगे a + b, दो संख्याएं जोड़ के कितनी है 8, और इसे हम क्या पढ़ेंगे, दो संख्याएं गुणा करके कितनी है 7। दो संख्याएं गुणा करके 7 और जोड़ के 8। अब देखो इसमें सभी कैसी नंबर दे रहा है, वो सभी नंबर दे रहा है इंटीजर के फॉर्म में, प्लस माइनस दे रहा है इंटीजर के फॉर्म में, पूर्णांक के फॉर्म में। और इंटीजर में जो फ्रैक्शन है वो नहीं आता है। अब नहीं आता है, a माइनस बी वो पूछ रहा है, दे रहा है, तो यहां अगर हम देखें a इंटू बी 7, दो संख्याओं का गुणा करके 7, जबकि 7 क्या है, 7 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अगर इसमें किसी से गुणा हुआ होता
दो संख्याओं का गुणा करके 7 है। अगर इसमें किसी का गुणा किया होता तो क्या आता, एक कंपोजिट नंबर आता। मतलब ये रहा क्या है एक्चुअली में, 1 गुणा 7। इसमें है किसी का गुणा लेकिन एक्चुअली में नहीं है 7 के साथ में कुछ भी दूसरा नंबर। तो ये क्या है, 7 इंटू 1 है, और ये दोनों मिला के ए और बी मिला के कितना हो जाएगा, 8। मतलब यहां हमारा काम बन रहा है। और 7 में से 1 घटाओगे, 7 में से 1 घटाओगे, क्या बचेगा, 6। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। एक तो ये पहली बात कि इसको इस तरह से हमें पढ़ना है। अब हम चलें, अगर हमें इसका सॉल्यूशन करना ही पड़े, अगर हमें इसका सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 4। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 का वर्क करोगे कितना आ जाएगा, 64। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ab कितना 7, 7 दूनी 14, ये 14 यहां जाके घट जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना बनेगा, ये आ जाएगा 50। अब देखो ये 50 आया हमारे पास, ये अलजबरा है, प्रैक्टिस के बाद आएगा ये सब चीजें। फिर अब a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो 2ab कितना आएगा, 7 दूनी 14, और ये कितना 50, 50 में से 14 जाएगा कितना बचेगा, 50 में से 14 जाएगा बचेगा 36, और 36 का वर्गमूल क्योंकि यहाँ 2 है, 36 का स्क्वायर रूट क्या आता है, प्लस माइनस 6। तो ये तो बात थी कि हमें इसे अलजबरा से ही सॉल्व करना है, बट बेहतर तरीका है आप इसे पढ़ना सीख लो, इसी तरह से ये पढ़ा जाता है। अब हम चले, पटवारी का क्वेश्चन है 75 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 इंटू वट। तो ये जो फॉर्म बन रहा है और हम इसके बारे में पहले कई बार बोल चुके हैं, इसके बिना पेपर नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये रिलेशन बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 30 पहले से ही दे रहा है, इंटू में x इज इक्वल टू में क्या होगा, 75 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपन इसे लिखें a प्लस बी 75 प्लस 45 और a माइनस बी 75 माइनस 45, ये होगा 120, ये होगा 30। देखो 30 से 30 कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120, 120, 120 ऑप्शन नंबर बी। चलें अब आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 81 के वर्गमूल और 3 के वर्ग का योग। 81 का वर्गमूल कितना, 81 का स्क्वायर रूट 9। पटवारी का ही क्वेश्चन है 2017 का। 3 के वर्ग प्लस 9 इज इक्वल टू क्या होगा, 18। देखो कौन सा 18 के इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी 18 आ रहा है, ये हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बस कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि इतने सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 कंबाइंड रिक्रूटमेंट जो अभी भी पड़ी हुई है। केविन और किम के रोल नंबर क्रमशः केन के परीक्षा रोल नंबर के पूर्ववर्ती और परवर्ती हैं। पूर्ववर्ती प्रीडिसेसर और सक्सेसर। प्रीडिसेसर पहले आने वाला नंबर, सक्सेसर बाद में आने वाला नंबर। इसके पहले 700 के पहले 699, 700 के बाद 701, तो 244 0, 2440 तो होना ही चाहिए, 2440 सभी में दिख रहा है। 699 701 होना था, 699 701, अपना काम यहां पर बन रहा है। और इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपने नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या ठीक से पढ़ी है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में प्रीडिसेसर और सक्सेसर, पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों पढ़े जाते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन, उस युग्म का चयन करें जो संयुक्त अभाज्य नहीं है। संयुक्त अभाज्य नहीं है, वैसे तो ये ट्विन प्राइम नंबर का क्वेश्चन लग रहा है, द्विज अभाज्य संख्या।
द्विज अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है उन्हें द्विज अभाज्य संख्याएं कहा जाता है, जिसमें 59, 61, 101, 103, 41, 43 आता है, लेकिन 91 और 93 नहीं आता है क्योंकि 13 7 91 होता है और ये 3 से कटता है, 31 3 93 होता है। तो ये पेयर नहीं है उसमें, इसलिए हम इसे लगा के आ जाएंगे द्विज अभाज्य संख्या के रूप में। और संयुक्त रूप से ये अभाज्य हैं एक्चुअली में। ये दोनों किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रही है। 91 किससे कट रहा है? 91 कट रहा है 13 और 7 से, और 93 किससे कट रहा है? 93 कट रहा है 31 और 3 से। कोई इसमें फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये जो कंपोजिटली ये क्या है? प्राइम है। तो ये क्वेश्चन होना था द्विज अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर, तब ये अपना आंसर सही होता। वैसे भी ऑड के हिसाब से भी लगाएंगे तो भी अपना यही आंसर आएगा। सभी में 2 का डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों कैसी हैं? कंपोजिट नंबर हैं, संयुक्त संख्या हैं। अगर उस रूप में संयुक्त संख्या के रूप में दिया है, संयुक्त अभाज्य नहीं है, तो संयुक्त अभाज्य नहीं है, तो फिर ये दोनों अपना आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2 तरह के नंबर होते हैं, एक तो होता है प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। तो जो कंपोजिट का हिंदी मीनिंग होता है वो होता है संयुक्त, तो ये उससे लिया है, प्राइम के अपोजिट से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रम में लुप्त संख्या बताना है। अब क्रम में लुप्त संख्या बताने के लिए तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 11, 88, 16, 80, 21, 72। मतलब ये पता चल रहा है हमें कि ये सीधा सीधा तो नहीं चल रहा है। सीधा नहीं चल रहा है तो ये चल कैसा रहा है? ये चल रहा है अल्टरनेट फॉर्म में। 11 से 16 कितना बढ़ा? 5। 16 से 21 बढ़ा 5, तो 21 से 5 बढ़ेगा, क्या आ जाएगा? 26। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये भी। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक x y z, x y y z और z x को संतुष्ट करते हैं, तो x प्लस वाई प्लस z का मान क्या होना चाहिए? ये भी कहीं पर भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, x y y z, देखो x y बराबर 14, वाई जेड बराबर 2 संख्याओं का गुणा करके 14, आप सोच कर देख लो क्या सोचोगे, और 2 संख्याओं का गुणा करके 10, फिर 2 संख्याओं का गुणा करके zx बराबर 35। अब इनके जोड़े देखने जाओगे ना तो एक ही एक पेयर मिलेगा। पेयर क्या मिलेगा? 7 और 2। यहां क्या मिलेगा? 2 और 5। यहां क्या मिलेगा? 5 और 7। x को अगर 7 देख रहे हो तो y कितना है? 2, और वही y नीचे दिख रहा है 2 गुणा 5, और वही चीज नीचे दिख रही है, ये 35 लिखोगे, 5 गुणा 7, और x क्या है? 7। तो यहां से बिल्कुल सीधे सीधे हमें पता चल रहा है, ये भी पटवारी का ही क्वेश्चन है, सीधे सीधे पता चल रहा है। अगर हमें पढ़ना आता है तो इसे हमें पढ़ना सीखना है। 2 संख्याओं का गुणा करके 14, यहां 2 संख्याओं का गुणा करके 10, यहां 2 संख्याओं का गुणा करके 35। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 7, y बराबर 2 और z बराबर 5। 7 और 2 9 और 5 14, x प्लस वाई प्लस z पूछ रहा है हमसे 14। ऑप्शन नंबर सी ये आंसर हो जाएगा। यूं नहीं आता तो क्या करते? तीनों का गुणा करते, तीनों का गुणा करते तो हमें x y z मिल जाता, उसके फैक्टर करके हमें पता करना होता। अदरवाइज इसे सॉल्व करना इजी नहीं होता, मुश्किल हो जाता, और लगभग ये मान के चलते न बनने वाला क्वेश्चन ये हो जाता। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक बनना चाहिए अपन से। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? अब ये बहुत शानदार फॉर्मूले का क्वेश्चन है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला आपको यहीं लिखवा देते हैं हम, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। इतना छोटा सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। अब इसे हम छोटा सा क्यों बोल रहे हैं ये समझना।
यही रिलेशन इसमें यूज होगा। ये छोटा सा इसलिए क्योंकि a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है। जब ये ब्रैकेट 0 होगा तो इस 0 का इंटू इस पूरे में होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये कंडीशन यहां पर बन जाती है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखो BC CA और AB, नीचे क्या आ रहा है, ABC आ रहा है। तो LCM अगर लेने जाओगे, यू डंडी खींच के भी ले लो आप, ये BC, ये CA और ये AB, A से भाग लगाओगे सभी जगह से A चला जाएगा, यहां C बचेगा, यहां B। अब B से भाग लगाओगे तो ये C बचेगा, ये C बचेगा, ये 1, और C से भाग लगाओगे ये सब जगह 1। तो LCM क्या आएगा आपका, ABC। अब ABC LCM आएगा तो यहां ABC से गुणा करोगे, BC तो कट जाएगा, A से यहां गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A क्यूब प्लस यहां CA कट जाएगा, B बचेगा तो B क्यूब और ये C क्यूब, और नीचे LCM ABC। अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह क्या लिखना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह, क्योंकि इसमें a प्लस बी प्लस सी 0 है, ये 0 है तो पूरा 0, ये आ जाएगा 3abc। 3abc और नीचे abc, abc से abc कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या अकेला 3, जो हमारा आंसर बनेगा। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पुनरावृत्त दशमलव, जो रिपीटिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल है 0.216216। अब रिपीटेशन किसका हो रहा है, 216 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसे हम लिखेंगे 0.216 पर बार, और 216 पर बार है। उसके बाद बोल रहा है इसे रैशनल नंबर परिमेय संख्या में कैसे लिख सकते हैं, तो लिखते हैं, कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा जितने डिजिट पर बार उतने नीचे 9। अब भाग लगाते हैं, देखते हैं किससे कटेगा, 6 और 1 7 और 2 9। 9 मतलब ये 9 से कट जाएगी संख्या, नीचे भी तो 9 से कटने वाली दिख ही रही, 9 से काटोगे 9 दूनी 18, बचे 3 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, ये 111, और ये 3 और ये 6 दोनों 3 से कटते हैं, तो 6 से 3 से काटोगे इसको ये 8 बार, इसे 3 से काटोगे ये 37 बार, तो ये आ जाएगा 8/37। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है, तो इसका आंसर फिर से ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ये भी पटवारी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, हो जाएगी। उम्मीद है आप सभी का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा गया, एक व्यक्ति ने एक फोन खरीदा और विक्रेता से 5% की छूट की ली, उसने अपने क्रय मूल्य पर 10% के लाभ पर उसे बेच दिया। मतलब 100 रुपए अगर उस पर प्रिंट था, 100 रुपए अगर उस पर प्रिंट था, तो उसने कितने का खरीदा, 100 से उसने खरीदा 95 का, और जितने में खरीदा, जितना उसका सीपी है, उस सीपी पर कितना बढ़ाया, 10% बढ़ाया। इसका 10% कितना, 9.5 या 9.5, इस पे 9.5 बढ़ाओगे तो 104.5। फोन के वास्तविक मूल्य क्या है, 100 से ये कितना बढ़ गया, 100 से बढ़ गया 4.5 या 4.5, 4 और आधा। फोन के वास्तविक मूल्य से उसका प्रतिशत क्या है, प्रतिशत लाभ क्या है, तो लाभ प्रतिशत क्या आ जाएगा, 4.5। ऑप्शन नंबर सी, 4.5% वो बढ़ गया। सीधा सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 6800 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग पर 6%, 3 सही 1/3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 3.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या है, बराबर हैं। ठीक है, हम बराबर कर देते हैं जैसा वो बोल रहा है। हम पहला स्टेप यहाँ लिख देते हैं, चूंकि हमने ध्यान नहीं दिया, इसमें जगह कम है। पहला स्टेप, साधारण ब्याज P × R × T/100। तो पहले वाली जो राशि है उसे अपन P1 मान लें। रेट कितना,
रेट हो जाएगा 6% और समय कितना, 3 त्रिका 9 और 1 10/3 और नीचे 100 बराबर, यहां प्रिंसिपल P2 मान लिया हमने, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7/4 और टाइम रेट कितना 4 और नीचे 100 से 100 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7/2 आएगा, ये 7/2, 2 से इसको काटेंगे हम, ये आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा ये, ठीक। और क्या कटेगा, 3 से इसको काटोगे ये 2 आ जाएगा और इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो 10 नीचे चला जाएगा, P1/P2, P1/P2। देखो वापस से यहां ऊपर क्या बचा हुआ है 7, यहां क्या बच रहा था 10, ये नीचे भेज दिया। P1 और P2 का रेशियो कितना आया 7/10, P1 अगर 7 है तो P2 कितना 10, और दोनों मिला दें तो दोनों की राशि मिलाई तो दोनों की राशि कितनी आ रही है 17। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों की राशि है कितनी 6800। अगर 6800 है तो एक यूनिट कितना आ जाएगा 17 चौक 68, 400 दोनों का पूछ रहा है। P1 का है 7 यूनिट, P1 बराबर 7 यूनिट, 7 से गुणा करेंगे यहाँ भी 7 चौक 28, P2 बराबर कितना 10 यूनिट, 10 यूनिट 400 में 10 से गुणा करोगे 4000, तो क्या आ रहा है 2800 और 4000, 2800 और 4000 किस ऑप्शन में दे रहा है 2800 और 4000 ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर बनेगा। जैसा उसने बोला साधारण ब्याज बराबर है, हमने वैसा ही किया, साधारण ब्याज बराबर लिखे और सॉल्व कर दिया रेशियो निकाल के, और हम हमेशा ऐसा करते हैं, रेशियो निकाला और सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं आगे। ए एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर 7 काम खत्म करते हैं, ए ने कितना हिस्सा काम किया। अब देखो दोनों मिलकर जितना काम कर रहे होंगे साथ में खत्म हो रहा है, साथ में दोनों ने काम किया। अब ऐसा हम बोल नहीं सकते ए ने इतने दिन ज्यादा किया बी ने इतने दिन कम किया, तो हमें किससे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा उनकी वर्किंग इफिशिएंसी से, जो जितना अच्छा काम कर लेता है, क्योंकि समय तो बराबर लिया तो जो जितना अच्छा काम करेगा उतना पैसा उसको मिलेगा। अब ये अच्छा क्या होता है, अच्छा होता है उनकी वर्किंग एफिशिएंसी, कार्य कुशलता। ए अगर डबल काम कर रहा है, ए अगर दुगना अच्छा काम करता है तो एक दिन में अगर बी को 100 मिलेगा तो ए को 200 मिलेगा, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता दुगनी है। तो जो पैसा बटेगा वो किसके हिसाब से बटेगा, वो बटेगा उनकी कार्य क्षमता के हिसाब से। तो अब चलते हैं हम इनकी कार्य क्षमता पर। कार्य क्षमता हम देखते हैं ए और बी के दिनों का अनुपात, डेज का रेशियो कितना दे रहा है, दिनों का अनुपात दे रहा है। ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। दिनों का अनुपात कितना है 1:2, तो इसके उल्टा होता है कार्य क्षमता का अनुपात। तो वर्किंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, वर्किंग एफिशिएंसी आ जाएगी 2:1। अगर ए को 2 मिलेगा तो बी को 1 मिलेगा, हिस्सा क्या हो जाएगा, ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, ए को मिलेगा 2, टोटल कितना 3 में से ये ए का हिस्सा हो जाएगा। ए ने कितना हिस्सा काम किया, अच्छा यहाँ पैसा मिलना नहीं, हिस्से की बात है, तो जो भी है हिस्से की बात है, तो ए ने कितना किया 2 हिस्सा किया, टोटल कितने में से 3 में से। ऐसा किस ऑप्शन में बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है। अगर ए का पैसा पूछा होता 2-500 रुपए जो भी मिल रहा होता, गुणा अपन वो कर देते तो ए का पैसा आ जाता, ए को कितना पैसा मिला। उम्मीद है ये क्वेश्चन इजी लगा होगा आपको। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 10 वर्ष पूर्व विकास रौनक से 3 गुना बड़ा था, अब विकास रौनक से 40 वर्ष बड़ा है। देखो 10 वर्ष पूर्व क्या स्थिति है, विकास और रौनक। 10 वर्ष पूर्व रेशियो क्या है 3:1, 3:1 है। अब एक बात समझो, दो व्यक्ति चाहे वो 10 वर्ष पहले हो या 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, उनकी जो एज का डिफरेंस होगा वो कभी नहीं बदलता।
एज का डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता, आप ये ध्यान रखना। आप और आपके भाई या बहन जो बचपन में जितना डिफरेंस रहा होगा वो आज भी उतना होगा और आने वाले समय में उतना ही रहेगा। डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो वो अब से 40, अब विकास रौनक से 40 वर्ष बड़ा है, मतलब तब भी 40 वर्ष बड़ा था। और ये बात कब की है? 10 वर्ष पहले की है। तो 10 वर्ष पहले जो दोनों का डिफरेंस था 2, वो कितना था? ये था 40। तो 1 यूनिट कितना होगा? 1 यूनिट होगा 20। तो 1 यूनिट अगर 20 है तो ये 20 रहा होगा और ये कितना? 20 दिया 60 रहे होंगे। तो विकास की उम्र कितनी रही होगी? 60 और रौनक की 20। ये कब की बात है? 10 साल पहले। तो क्या जानना चाहता है? विकास और रौनक की वर्तमान आयु का अनुपात जानना चाहता है। तो पहले तो वर्तमान निकाल लें। 60 और 20 में 10-10 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 70 और 30। 0 घट जाएगा। रेशियो कितना? 7:3। 7:3। 7:3। ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर बनेगा। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है। चलते हैं अब आगे। अगला प्रश्न, यदि 2 व्यक्तियों की गति 4:5 के अनुपात में है तो उनके द्वारा समान दूरी को तय करने में लगा समय इस अनुपात में होगा। अब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बोल रहा है? समान दूरी। समान दूरी है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब डी कांस्टेंट है, डी निश्चित रहता है। अब डी निश्चित है तो ये रिलेशन कैसा आ जाएगा? उल्टा। कैसे उल्टा? सर आप स्पीड बढ़ाओगे, टाइम अपने आप किसी भी जगह पहुंचने में लगेगा कम। आप स्पीड कम करोगे, टाइम बढ़ जाएगा। इसी रिलेशन को बोलते हैं उल्टा। आप स्पीड को उल्टा कर दोगे, आपको टाइम का रेशियो मिल जाएगा। आप टाइम के रेशियो को उल्टा कर दोगे, आपको स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। बस यही कहानी यहां पर है। तो हमें दे किसका रेशियो रहा है? S1 और S2 दे रहा है। S1:S2 दे रहा है। ये कितना दे रहा है? 4:5। तो T1:T2 क्या हो जाएगा? T1:T2 हो जाएगा 5:4, 5:4। वैसे तो इन्वर्स करते तो क्या होता? 1/4 और 1/5। इसमें 20 से गुणा करोगे, इसमें 20 से गुणा करोगे, 4 से काटोगे 20 को तो ये आ जाएगा 5, और यहाँ 20 को काटोगे 5 से तो ये आ जाएगा 4। इस तरह आ जाता है 5:4। लेकिन जब 2 अनुपात हो तो आप सीधे सीधे उन्हें पलट कर लिख दो, काम हो जाता है। एक्चुअली में होता ये है, इन्वर्स करने का मतलब ये होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5:4, 5:4। किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है, वर्ष 1997 में गणतंत्र दिवस रविवार को पड़ा था, किस वर्ष में बाल दिवस रविवार को पड़ेगा? अब यहां पर 4 ऑप्शन दे रहा है। हम चलते हैं, हमें बाल दिवस मतलब 14 नवंबर निकालना है रविवार को। अभी हमारे पास क्या है? गणतंत्र दिवस। अब गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिवस मनाए जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस का मतलब होता है 15 अगस्त, और गणतंत्र जब हम हुए थे, हमारा संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र का मतलब है राष्ट्रपति का लागू होना, जो सभी निर्णय हमारे स्वतंत्र हैं और वो हमारे राष्ट्र प्रमुख हैं, वही सारे डिसीजन लेते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं। मोटा मोटा हम इसको गणतंत्र पर लेके चलते हैं, जो संविधान के लागू होने से चला था 1950 से। अब देखें हम 1997 में गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी। 26 जनवरी के बाद जनवरी में 26 जनवरी का मतलब होता है संडे, का मतलब होता है 0। संडे का मतलब होगा 0, ये संडे है, क्योंकि अगला दिन क्या होता है? सोमवार, जहां से हमारा सप्ताह शुरू होता है। जैसा आप सभी लोग सोचते हो सोमवार से काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो पहला दिन माना जाता है। तो पहला दिन किसके बाद आएगा? या तो 0 के बाद, या संडे को 7 लिख लो तो भी चलेगा। अब हम चलें, जनवरी में कितने दिन बचे हैं आपके जो निकलने? अभी 26 के बाद बचते हैं 5 दिन। अब देखो
1997 कैसा वर्ष है? नॉन लीप है, क्योंकि आखिरी 97 में आप 4 से भाग लगाओगे नहीं जाएगा। तो फरवरी में कितने दिन बचे? 28। 28 में विषम दिन कितने होते हैं? क्योंकि 28 का मतलब होता है 4 सप्ताह। 4 सप्ताह के बाद कुछ नहीं बचा, तो ये फरवरी 0। मार्च 31 दिन की होती है, 7 चौक 28, 3 दिन और बचेंगे। अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का, जून 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का, अगस्त 31 दिन का, सितंबर 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन का, और नवंबर में कहां पहुंचना है हमें? 14 नवंबर। 14 नवंबर का मतलब 2 सप्ताह, तो हम पहुंच जाएंगे कहां? यहां। और इसे हम क्या बोलेंगे? 14 नवंबर 1997। अब हम देखें इस डेट को क्या है। इस डेट को क्या है, अब हम देखें जितने सप्ताह बनेंगे वो हम हटा देंगे, जो सप्ताह बनेंगे। अब हम सप्ताह हटाते हैं, सप्ताह मतलब 7 दिन, क्योंकि 7 दिन में घूम के हम उसी दिन पर वापस आ जाते हैं। आज से 7 दिन में वापस यही दिन, आज से 7 दिन बाद फिर यही दिन, तो 7 दिन हम हटा देते हैं। हटाते हैं, 2 और 2 4 और 3 7, ये हटा दिया हमने। अब क्या बचा? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। 12 का मतलब क्या होगा? 12 का मतलब होगा 1 सप्ताह 5 दिन। 1 सप्ताह 5 दिन का मतलब क्या होगा? 1 सप्ताह 5 दिन, सप्ताह तो हटा दो, तो एक्चुअली में हम कहां पहुंचे हैं? 5, और 5 का मतलब ये होता है शुक्रवार। 5 का मतलब होता है शुक्रवार। क्लियर बात? शुक्रवार। अब 14 नवंबर 1997 को शुक्रवार होता है। हम जैसे ही 1 साल आगे बढ़ते हैं, 1 साल आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? 365 दिन। 365 दिन सामान्य वर्ष में, क्योंकि 98 में भी 4 से भाग नहीं जाता, 99 में भी नहीं जाता, 2000 में जाता है। तो फरवरी 2000 की हम आएगी तब देखेंगे। तो अभी तो 365 दिन है। 365 दिन को 7 के हिसाब से देखोगे, 350 तक तो भाग जाता है। 7 पंजे 35, 35 में जाएगा तो 350 में भी जाएगा, तो 350 के बाद बचा 15। 15 में देखोगे 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। तो यहां 1 दिन बढ़ जाता है 1 साल में। तो 1 साल में 1 दिन बढ़ जाता है, मतलब शुक्रवार से अगले साल 14 नवंबर 1998 को क्या हो जाएगा? शनिवार। ये हो जाएगा शनिवार। ये कब है? 1998। तो फिर 1 दिन और बढ़ेगा 1999, और ये हो जाएगा रविवार जो हमें चाहिए। 1 दिन और बढ़ जाएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 97, 98, 99। तो आंसर होगा हमारा 1999 को रविवार पड़ेगा। 14 नवंबर छुट्टी चली जाएगी बच्चों की, क्योंकि बच्चों को बड़ा इंतजार रहता है छुट्टी का। ये बेसिक था, और बेसिक से हमें सीखना चाहिए। ये क्वेश्चन हम एक बार करवा चुके हैं, एक बार करवाए हम, लाइन एंड एंगल में पड़ा हुआ है वीडियो यूट्यूब पर ही, आप देख लेना। फिर से हम समझाते हैं। यदि 3 का पूरक और 5 का समपूरक, पूरक क्या होता है? जब 2 कोण जोड़ के 90 डिग्री हो जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री। अब 5 का 3 का एंगल, 3 का पूरक जो भी रहा हो, जब 2 एंगल जोड़ के x और y जोड़ के अगर वो बोल रहा है 90 डिग्री है, अब 90 डिग्री है, यदि हमें x लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? 90 में से y घटा दो, 90 में से y घटा दो। तो 3 का पूरक क्या होगा? जो भी रहा होगा 90 में से उसको घटा दो, तो 3 का पूरक आ जाएगा। तो 90 में से किसको घटा दो? 3 को घटा दो तो उसका पूरक आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर हमें 40 का पूरक निकालना है। जब दोनों जोड़ के 90 हैं तो 40 ये है, तो दूसरा कितना आ जाएगा? 50। अगर हमें 30 का पूरक निकालना है तो 30 का पूरक क्या आ जाएगा? 60। कैसे किया? तुमने 90 में से 30 को घटा दिया। तो उसी तरह से 3 का पूरक क्या होगा? 90 में से 3 को घटा दो तो इसका पूरक आ जाएगा। इस स्टेटमेंट का मीनिंग आएगा 90 माइनस एंगल 3।
5 के संपूरक के समान है। इसी तरह से संपूरक होता है 180। अगर एक एंगल 100 है तो उसका संपूरक क्या होगा 80। क्या किया 180 में से उस 100 को घटा दिया। यदि हमसे 50 का संपूरक पूछता है तो 50 का संपूरक क्या होगा 180 में से 50 घटा दो, 50 का संपूरक आ जाएगा। तो वैसे ही एंगल 5 का संपूरक पूछ रहा है तो 180 में से एंगल 5 घटा दो, एंगल 5 घटा दिया, ये आ गया एंगल 5 का संपूरक। जानना क्या चाहता है एंगल 8 के बारे में जानना चाहता है। एंगल 8 के बारे में देख लेते हैं। जो आ सकता है वो अपन करते हैं। ये एंगल यहां आ जाएगा, कुछ भी हम कर ले, ये 5 एंगल यहां आ जाएगा तो एंगल 5 में से एंगल 3 घटाओगे तो यहां 90 आ जाएगा, बचेगा कितना 90 डिग्री। एंगल 5 और एंगल 3 का अंतर आ रहा है 90 डिग्री और हमने बहुत प्यार से वहां पे समझाया है इन दोनों का जो योग आता है वो 180 आता है। ये क्यों आता है, एंगल 3 बराबर है एंगल 6 एकांतर अंतः कोण। सर ये तो बहुत बड़ा बता दिया आपने, तो जो आपकी रेंज में है वो समझा देते हैं। 3 बराबर क्या होगा 2, 3 बराबर 2 शीर्षाभिमुख है, ये तो आपकी रेंज में है। और 2 बराबर है 6, 2 बराबर है 6। संगत की वजह से जैसी कंडीशन इसकी है वैसी कंडीशन 6 की है, तो 2 बराबर क्या आ जाएगा 6। अब देखो 5 और 6 मिला के क्या है, एक लाइन है, लाइन पर एंगल कितना होता है 180। तो 3 को पहले 2 बोला और इस 2 को 6 बोला। 6, 2 और 3 अगर बराबर हैं तो ये दोनों भी मिला के क्या होंगे 180 होंगे। तो 180 ये हैं, एंगल 5 और एंगल 3 मिला के 180 हैं। अगर दोनों को जोड़ोगे क्या चाहिए, एंगल 8 चाहिए। एंगल 8 का मतलब है एंगल 5 चाहिए, 8 का मतलब है एंगल 5 चाहिए इनडायरेक्टली। तो जोड़ देते हैं, 2 बार एंगल 5 बराबर 180 और 90 270, और 270 का आधा कितना 135 डिग्री, और यही 135 डिग्री अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन पूछा गया लेबर इंस्पेक्टर में, जो पटवारी में वैकेंसी पड़ी हुई है इस लेवल पर वो जा सकता है, बिल्कुल फ्री है। वैसे तो वो वैसे भी फ्री है, लेकिन फिर भी हम मानकर चलें वो इतना फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है, जा सकता है वो। एक थैले में 4 लाल 5 काले और 6 सफेद गेंदें हैं। यदि थैले से एक गेंद निकाली जाती है तो क्या प्रायिकता है कि यह काली होगी। तो प्रायिकता कैसे लिखी जाती है, प्रायिकता लिखी जाती है किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, नीचे टोटल कंडीशन ऊपर फेवरेबल, मतलब जो हम चाहते हैं वो नीचे टोटल कितनी गेंद हैं, टोटल गेंद 6 और 4 10 और 5 15। हम क्या चाहते हैं, तो क्या प्रायिकता की है काली हो। काली कितनी हमारे पास 5, तो 5/15 मतलब 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर 1/3। अगला प्रश्न है ज्योमेट्री से। आकृति में एंगल M बराबर एंगल N बराबर 46। जो एंगल M का झुकाव है वही एंगल N का झुकाव है, और एक ही लाइन पर अगर एंगल्स का झुकाव, जो एंगल बताया जा रहा है, लाइन का जो झुकाव बताया जा रहा है वो सेम है, उसका मतलब होता है ये दोनों लाइन क्या हैं, समांतर हैं, पैरेलल हैं। अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो जो रेशियो बनेगा, ये एंगल सेम, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये दोनों एंगल सेम होंगे और ये एंगल क्या है, कॉमन है, ये एंगल कॉमन है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे मोटे तौर पर ऊपर ही देखकर क्या लग रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। और सिमिलर ट्रायंगल मतलब समरूप त्रिभुजों का मतलब होता है कि वो दिखेंगे एक जैसे, और उनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा, सबसे खास भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, सेम। इसका बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा और बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें लेकर हम समझाएंगे। ये संभव ही नहीं है कि आपका पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाए, किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। तो हम चलें, रेशियो सेम होता है करेस्पॉन्डिंग साइड्स का, संगत भुजाओं का, जैसे हम ले रहे हैं बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में। अब लें
फिर क्या बोल रहा है आगे, ए बी सी के संदर्भ में x को व्यक्त करना है, x को बताना है ए बी सी की फॉर्म में, x की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के, ए बी सी एल एम जो तो दिख ही रहा है वो है। अब हम चलते हैं इनके रेशियो निकालने पर। रेशियो में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें यूज करना है ए एक्स बी और सी का, ये हमें काम करना है, ये ध्यान रखना है हमें, मतलब हमें इनके रेशियो पे नहीं जाना है तीसरी भुजा के। तो हम चलें किस पर, इन दोनों पर चलें और इधर चलें। इन दोनों पर जाने के लिए क्या होगा, ये बड़े वाले त्रिभुज का, ये छोटे वाले त्रिभुज का, तो बड़े वाले का अपन ऊपर लिख देते हैं, छोटे वाले का नीचे लिख देते हैं, या छोटे वाले का ऊपर लिख देते हैं, कहीं से भी चलेगा। अपन छोटे वाले को ऊपर लिख देते हैं क्योंकि अपन को x निकालना है। छोटे वाले की भुजा x, बड़े वाले की संगत भुजा a, छोटे वाले की भुजा c, और यही बड़े वाले की भुजा b प्लस c। छोटे वाले की भुजा x का अनुपात इसके संगत a से, x का रेशियो a से, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा c, बड़े वाले की क्या हो जाएगी, bc हो जाएगी, b प्लस c। x निकालना है, x इज इक्वल टू ac अपॉन b प्लस c। बस हो गया आंसर। इतना सा ये क्वेश्चन था और दिखने में इतना खतरनाक लग रहा था। AC अपॉन बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी, AC अपॉन बी प्लस सी, ये आंसर बनेगा हमारा। इसका आंसर भी उम्मीद है सभी को क्लियर होगा, आ गया होगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या a के समान है, मतलब दोनों की रेडियस एक जैसी है, शंकु और गोले का आयतन बराबर है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लिखना है, पाई ए स्क्वायर एच। अब इधर क्या लिखना है, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, मतलब पाई ए क्यू। जो कट रहा है वो काट देते हैं, कैंसिल आउट करते हैं हम, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, ए स्क्वायर, ए 2 बार यहाँ है, यहाँ 3 बार है, तो h क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 4a। ऊंचाई क्या आ जाएगी, त्रिज्या की 4 गुनी 4a। देखो ऑप्शन नंबर बी में दे रहे, ये आंसर बन जाएगा। जो बोला बस वो लिख दिया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के समान है। ठीक है, वो चौड़ाई पूछ रहा है किसकी, इसकी। ये 11 है, सॉरी, अरे इरेज हो जा भाई। हाँ, क्या बोल रहा है, 11 सेंटीमीटर चौड़ाई, ये 11 सेंटीमीटर है कि लंबाई क्या होगी L, वो अपन से जानना चाहता है। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 11 इंटू L। ये किसके बराबर है, सर्कल के बराबर है, इसके बराबर है जिसकी रेडियस कितनी है 7, व्यास 14 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7। इसका क्षेत्रफल 11 गुना L और इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7। देखो 11 से काटोगे 22 को 2, L बराबर क्या आ जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। जैसा बोला वैसा लिख दिया और पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है पिछली बार। मेंसुरेशन के लिए तो आप तैयार है ना, मेंसुरेशन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और आपको अच्छा डिटेल में समझाया, आपको कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं होगी। अगला सवाल पुलिस कांस्टेबल से, मेंसुरेशन का ही अपन ने लिया अच्छे से तैयार, क्योंकि पटवारी का काम ही मेंसुरेशन में एक्चुअली में होता है। 60 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र और 80 मीटर की लंबाई वाले, 60 मीटर की भुजा वर्ग की, ये बना लिया वर्ग 60 मीटर भुजा। फिर बोल रहा है 80 मीटर की लंबाई वाले आयत, आयत की लंबाई कितना दे रहा है 80 मीटर दे रहा है वो, ये 80 मीटर दे रहा है। साथ में क्या बोल रहा है, आयताकार क्षेत्र के परिमाप बराबर हैं, तो इसकी परिमाप कितनी हो जाएगी, ये 60 के हिसाब से कितनी हो जाएगी
40, तो ये भी कितनी होगी 240, 80 और 80 160 यहां हो गए। 160 अगर हटा दें 240 में से तो बचेगा कितना 80, तो 80 यहां बट जाएगा, 80 यहां बटेगा तो कितना बनेगा 40 यहां आ जाएगा और 40 यहां आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, तो निम्न में से क्या सत्य है। अब किसके बारे में बात कर रहा है, क्षेत्रफल के बारे में। तो दोनों के क्षेत्रफल लिख दें, 8 चौक 32, 3200 ये लिख दिया। 6 6 ए स्क्वायर होता है 6 6 36, ये आ जाएगा 3600। तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है आयत से, वर्गाकार का क्षेत्रफल बराबर नहीं, आयताकार क्षेत्रफल बड़ा नहीं, वर्गाकार क्षेत्रफल बड़ा बिल्कुल हाँ। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। उनके क्षेत्रफलों का अंतर 1200 नहीं, उनके क्षेत्रफलों का अंतर कितना है 400। और यूं भी आपको बता दिया जाए, समान परिमाप में यदि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो इन आकृतियों में किसका होगा, किसी भी चतुर्भुज में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल होगा वर्ग का, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वर्ग का होगा। ये डाटा देता भी और नहीं भी देता तब भी वर्ग लगा के आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, हाँ अगला क्वेश्चन 2 cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा माइनस 2 cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। इसमें फिर से हम जाते हैं, हमें जाना ही नहीं है कि इनके फॉर्मूले क्या बनेंगे, क्योंकि फॉर्मूले की बात होती है आधे स्टूडेंट क्वेश्चन को आगे निकाल देंगे, हम इसको बिना फॉर्मूले से करते हैं। हम थीटा की वैल्यू फिर से पुट कर देते हैं 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर देते हैं। वैल्यू कैसे याद होगी, इसका एक लेक्चर जहां तक है पढ़ा हुआ है, नहीं है तो हम इसको बना देंगे। आपको एग्जाम से पहले जो जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो आपको तैयार करके हम दे देंगे। तो इसे हम देखें, कॉसेक 60, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 90 में से 30 घटाओगे तो क्या बचेगा 60। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का होता है √3/2। √3/2 को उल्टा करना है, 2 पहले से है, √3/2 को उल्टा करोगे 2/√3। फिर आएगा sec 30, यहां एरर थी तो sec डाल दिया है, sec 30। sec 30 क्या होगा, sec 30 आता है cos को पलट के, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, पलट दोगे sec के लिए पलटना 2/√3 माइनस 2 cot 60, cot 30, cot 60, cot 60 tan 60 को पलट दो, tan 60 कितना √3, √3 को पलट दोगे 1/√3। फिर tan 30 1/√3, ये हो जाएगा 8/3 और ये हो जाएगा 2/3। सीधे घटाओगे 6/3, 6/3 का मतलब हो जाएगा 2। और जो लोग ट्रिग्नोमेट्री आता है वो ट्रिग्नोमेट्री से सीधे कर सकते हैं। दोनों जगह लिखा है, कॉमन ले लेंगे। cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और ये cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, और tan थीटा पहले से है tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। तो 2 × 1 मतलब 2। ये सर्वसमीका होती है। एक सर्वसमीका क्वेश्चन पहला था जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लग रहा था, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सर्वसमीका होती है। और वहीं पर तीसरी के लिए इसमें को लगा दो तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाती है, और 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये तीसरी सर्वसमीका होती है। तो तीनों सर्वसमीकाएं लिख दी हमने, हालांकि हमने दोनों जगह पर सर्वसमीका का यूज नहीं किया। तो उम्मीद है आप लोग संतुष्ट होंगे, आपका आंसर आ जाएगा इजीली। ये अच्छा क्वेश्चन हमें लगा जो पटवारी में 2017 में पूछा गया था। यहाँ क्या बोल रहा है, 5 विद्यार्थियों ने सभी संभावित तरीकों से युग्मों में, जोड़ों में, 5 स्टूडेंट थे, 5 दोस्त अपन मान लें, वो पांचों दोस्त का नाम ABCD अपन लिख लेते हैं, ABCDE। ये 5 दोस्त हैं, ये पांचों दोस्त वेट करने जाते हैं, जोड़े में वेट करते हैं।
90, 92, 93, 94, ये पूरा जोड़े में वेट किया, 5 लड़कों का टोटल वेट पूछ रहा है। अब जोड़े में वेट करेंगे, ए बोलेगा यार मैं सबके साथ, क्योंकि जोड़ा मतलब सबके साथ है, तो ए का किसके साथ में, ए का बी के साथ में, फिर और देखें ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, ए का ई के साथ। ए का जोड़ा सभी के साथ बन गया। अब बी ए के साथ तो नहीं जाएगा क्योंकि पहले ही बन चुका है, बी बनाएगा सी के साथ, डी के साथ और ई के साथ। बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, बी का ई के साथ। फिर सी जाएगा डी और ई के साथ, डी के साथ और सी का ई के साथ। फिर डी जाएगा किसके साथ, ई के साथ, और ई को जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ई के साथ सबने बना लिए। अब हम देखने जाते हैं यहां पर सिमिट्री कुछ बनेगी, उस सिमिट्री को देखने जाते हैं। देखो ए कितनी बार आ रहा है यहां पर, ए अगर देखने जाओगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आगे कहीं भी नहीं आ रहा है। ए के बाद अगर हम डी देख लेते हैं, डी देखते हैं हम, डी 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ए भी 4 बार आ रहा है, डी भी 4 बार आ रहा है, मतलब सभी लोग 4 बार आ रहे हैं। अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो सब कितने बार आ जाएंगे, 4 बार आ जाएंगे। तो 4 बार ए और 4 बार बी, 4 बार सी, 4 बार डी और 4 बार ई, ये सभी जोड़ों को मिला दें, मतलब इनको जोड़ दें। इनको हम जोड़ते हैं 90 से, 90 से जोड़ते हैं, बाकी सब अपन छोड़ देते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। देखो यहां भी 10 जोड़े बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जोड़े बन रहे हैं। तो 10 बार हमने 90 लिया तो ये कितना हो जाएगा, 900। 10 बार 90 लिया, 900। और एक्स्ट्रा कितना था वो अलग से लिख लेते हैं, 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14 और 6 20 और 7 27 और 8 35, 35 और 10 45, 45 और 11 56, 56, 956। और ये 4 से भाग लगाना है, रिक्वायर्ड है। ये तो हमारा सभी का योग तो हमें निकालना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये होगा 956/4। 4 से भाग लगाओगे, 9 में 2 बार जाएगा, बचेगा 1, 4 तिये 12, बचेगा 3, 4 नाम 36, 239, 239, ऑप्शन नंबर ए। ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था जिसमें हमें सोचना पड़ता, काम होता। तो यहाँ बेसिक और मैथ्स की जरूरत हमें पड़ जाती। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे। ये क्लियर होगा सभी को, वापस अगर नहीं आता है तो आप रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, बताओ इसमें निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब या तो वो रूट में है या वो पाई में है, और ऑप्शन रूट में दे रहा है मतलब रूट से बाहर निकलेगा। ये 25 से 5 आ जाएगा बाहर और 225 से 15 आ जाएगा, ये सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा। ये 7/11 आ जाएगा, ये 11/5 आ जाएगा। यहाँ निकालोगे 7/√7 और इसे सॉल्व करोगे √7 आ जाएगा ये। तो √7 तो कहीं से भी परिमेय संख्या नहीं है, तो जो परिमेय नहीं है वही हमारा आंसर है। अपरिमेय संख्या चाहिए हमें जो परिमेय नहीं है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे पूरे 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमने डायमेंशन या रेंज कवर करने की कोशिश की, लगभग पूरे मैथ्स को इसमें शामिल करने की कोशिश की। फिर भी देखो हम 25 क्वेश्चन लेकर चल रहे हो, मैथ्स में 40 टॉपिक आते हैं, 45 टॉपिक और भी ज़्यादा टॉपिक आ जाते हैं। तो हम ये कमिट नहीं कर सकते कि नहीं हर टॉपिक, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो हमने लिए हैं, समझाया आपको। इसी तरह के और अच्छे कंटेंट के लिए आप हमसे जुड़े रहें, और हमारा ये कमिटमेंट है कि हम आपको अच्छे मेथड्स, अच्छे क्वेश्चंस, अच्छा कंटेंट आपके एग्जाम के लिए हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम राम सभी को।